Hello students. In previous video we just discussed about the caste inequality and those reformer who work for the caste equality. Just like that the Jyotiba Phule, Ambedkar, Shri Narayan Guru and many more. Today we discuss the non-Brahmin movement. The non-Brahmin movement in the early 20th century, the non-Brahmin movement started. The initiative came from those non-Brahmin castes that had acquired access to education, wealth and influences. ये जो प्रयास है वो गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा शुरू किया गया था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्यन आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी और द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की है। सीम एज इट इज़, जैसा कि ज्योतिबा फूले कह रहे थे कि ये जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं, तो अपने आप को यहाँ पर का मालिक बताते हैं, जबकि वो तो फॉरेनर्स हैं। वैसे ही दे आर्ग्यूड दैट द ब्राह्मण्स वर heirs of Aryans invaders from the north who had conquered the south lands from the original inhabitant of the region, the indigenous Dravidian races. They also challenged Brahmical claims to power. और इसी के साथ वो ब्राह्मणवादी जो सत्ता है उसको भी चुनौती देते थे। ईवी रामास्वामी नाइकर और पेरियर, जो कि पेरियर के नाम से भी जाने जाते थे, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली. Interestingly, he had been a ascetic in his earlier life. सन्यासी, ascetic मतलब सन्यासी, and had studied संस्कृत scriptures carefully. और उन्होंने संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनको काफ़ी बारीकी से पढ़ा था. He became a member of the Congress only to leave it in the disgust when he found that at a feast organized by nationalists, सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शंस. वो कांग्रेस के मेंबर भी बने, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था क्योंकि एक दावत या एक फीस्ट, एक समारोह के टाइम पे उन्होंने देखा कि जो कि नेशनलिस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था, राष्ट्रवादी नेताओं ने ऑर्गेनाइज किया था, सिटिंग अरेंजमेंट जो था वो अलग अलग था. दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड टू द सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट. लोअर कास्ट के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो अपर कास्ट से अलग था, उनसे डिस्टेंस बनाया हुआ था. Convicted that the untouchables had a fight for their डिग्निटी. और उन्होंने उनको लोअर कास्ट को कहा था या अनटचेबल्स के लिए कहा था कि उनको अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा. पेरियर फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. पेरियर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की थी या स्टार्टिंग की थी. ही आर्ग्यूड दैट द अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स. उनका कहना था कि अनटचेबल्स जो हैं वो ट्रू अपहोल्डर्स हैं ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के. तमिल और द्रविडियन संस्कृति को ऊपर उठाने वाले अनटचेबल्स ही हैं जिनको ब्राह्मण्स ने अपने अधिकार में कर लिया था. ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज और सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वलिटी एज ए गॉड गिवन. ब्राह्मण्स या अपर कास्ट ये सोचती हैं कि ये जो रिलीजियस अथॉरिटी जो है वो ये सोचती हैं कि डिविजन्स और इनइक्वलिटी जो है वो गॉड के द्वारा दी गई है. अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी. इसलिए अनटचेबल को खुद ही काम करना होगा ये रिलीजियस इनइक्वलिटी को हटाने के लिए. पेरियर वॉज अ आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स. पेरियर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आलोचक थे, बड़े आलोचक थे हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू जो ग्रंथ थे, पुराण थे उनके. स्पेशली द कोड्स ऑफ मैनू, द एंशंट लॉ गिवर एंड द भागवत गीता एंड रामायण. वो मनु संहिता द्वारा रचित संहिता के भी आलोचक थे, भागवत गीता और रामायण के भी बहुत बड़े आलोचक थे. उनका कहना था कि ब्राह्मण ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है. ही सेड दैट अदर टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द authority of Brahmins over lower caste and the domination of man over the वुमेन. मैन का वुमेन पे और ब्राह्मण्स का लोअर कास्ट पे अथॉरिटी बनाए रखने के लिए, अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरीके की टेक्स्ट की रचना की है.
दिस असर्टेशन डिड नॉट गो अनचैलेंज, लेकिन उनका जो ये दलित लोगों का सहज रास नहीं आई। ये दलीलें जो है लोगों को इजीली पसंद नहीं आ रही थी कि ये कैसे, ये जो, क्योंकि भागवत गीता है, रामायण है, वो ब्राह्मणों के जो है वो काफ़ी सैक्रेड टेक्स्ट है, धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए ये चीज़ें अनचैलेंज नहीं थी। द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग एंड मूवमेंट ऑफ द लोअर कास्ट लीडर डिड लीड टू रीथिंकिंग एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग द अवर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स। उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच में कुछ आत्ममंथन, मतलब कि सेल्फ क्रिटिज्म और रीथिंकिंग की बात शुरू होने लगी। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू, जो पुरानी रूढ़िवादी जो हिंदू सोसाइटी के लोग थे, रिएक्टेड बाय द फाउंडिंग सतनाम सनातन धर्मा सभास एंड भारत धर्मा, इस तरीके की सोसाइटीज़ बनाकर ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी हिंदू थे उन्होंने इसका अपोज करना शुरू किया था। महामंडल in North, an association like the Brahman Sabha in the Bengal. The objects of these association was to uphold caste distinction as the कॉर्नरस्टोन ऑफ द हिंदुज़्म। उनका ये मानना था कि इन संगठनों का ये मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए, कास्ट इनइक्वलिटी बनी रहनी चाहिए। ये मेन मोटिव था ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ का। Debates and struggle over the sanctified by the scriptures, debated by and struggle over the caste continue beyond the colonial period and are still going on in our own times. कॉलोनियल पीरियड में भी ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तब भी ये कास्ट इनइक्वलिटी हमारे यहाँ प्रिवेल करती थी और उस पर कंटिन्यू डिबेट होता रहते थे। आज भी उसको हटाने के लिए, आज भी इसके लिए कई काम किए जा रहे हैं। नाउ कम टू द ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म। और कौन कौन से संगठन और जो बने जो कि रिफॉर्म सुधार के लिए काम करने लगे थे, जैसे कि ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज फॉर्म्ड इन द 1830 प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म ऑफ आइडोलरी एंड सेक्रीफाइसेस। ब्रह्मो समाज जो है इसकी स्थापना 1830 में हुई थी और वो सभी प्रकार की बलि और मूर्ति पूजक के खिलाफ थे। बिलीव इन उपनिषेद, ये उपनिषेद में बिलीव करते थे and forbade its member from criticizing other religion practices. It critically drew up the ideals of religion, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimension. ये हिंदू और क्रिश्चियन धर्म के जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन है उन दोनों ही तरफ स्पेशली फोकस कर रहे थे। दोरारजियो एंड यंग बंगाल। हेनरी लुइस विवेन दोरारजियो, टीचर एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता in the 1820s, promoted radical ideals and encouraged his pupils to question all authority. हेनरी लुइस विवेन दोरारजियो जो हैं वो हिंदू कॉलेज के टीचर थे कलकत्ता में और 1820 में उन्होंने अपने जो विद्यार्थी हैं उनको जो विचारधारा है जो उनके खिलाफ क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित किया था कि वो लोग जो पुरानी विचारधाराएं चली जा रही है उसके प्रति क्वेश्चंस करें। रेफर्ड एज ए यंग बंगाल मूवमेंट, और इसी को यंग बंगाल मूवमेंट भी कहा गया था। हिज स्टूडेंट अटैक द ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। उन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन के लिए बात करना शुरू किया, कैंपेन करना शुरू किया, फ्रीडम ऑफ थॉट, अपनी बात कहने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया था। द रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद नेम्ड आफ्टर द रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेच द आइडियल ऑफ सॉल्वेशन थ्रू द सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। रामकृष्ण मिशन का ये कहना था, या फिर इस मिशन का ये कहना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सोशल सर्विस, सामाजिक सर्विस करके, समाज की सेवा करके और सेल्फलेस एक्शन, बिना स्वार्थ के काम करके ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद 1863 to 1902 वोज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता। उनका ओरिजिनल नेम जो था नरेंद्र नाथ दत्ता था। एंड combined the simple teaching of Sri Ramakrishna with his
well-founded modern outlook and spread them all over the world. ये इनका जो मूल नाम था नरेंद्रनाथ था और उन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया था। मतलब जो उनकी सिंपल टीचिंग्स थी उनको मॉडर्न तरीके से लोगों तक पहुंचाया था। आफ्टर हियरिंग हिम द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट द शिकागो इन 1893 द न्यूयॉर्क हेराल्ड रिपोर्टेड, वी फील हाउ फुलिश is it to send missionaries to this learned nation. उनके जो धर्म सभा हुई थी 1893 में, उस धर्म संसद में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनके बारे में लिखा था, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था। We feel Swami Vivekananda was the first Indian in the modern time who re-established the spiritual preeminence of Vedanta. वेदांत की रीस्टैब्लिशमेंट की बात उन्होंने कही थी और उसमें ग्लोबल स्केल पर उस पर बात कही थी। बट हिज मिशन वॉज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ द रिलीजन। उनका मिशन सिर्फ रिलीजन के बारे में बात करना नहीं था। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन एट द पुअर्टी एंड द मिजरी ऑफ हिज कंट्रीमैन। और देश के जनता की जो दुर्दशा थी और गरीबी जो थी उसके बारे में वो काफ़ी चिंतित थे। ही फर्मली बिलीव दैट एनी रिफॉर्म कुड become successful only by uplifting the condition of the masses. उनका ये मानना था कि कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जनता, उस देश की जनता में की कंडीशन में सुधार नहीं आए। तो किसी भी रिफॉर्म को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए वहाँ की जनता का विकास होना, उनका डेवलपमेंट होना या उनकी स्थिति में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर हिज क्लैरियन कॉल टू द पीपल of India was rise above the narrow confine of their religion of the kitchen and come together in the service of the nation. और उनका देश की जनता के प्रति आह्वान था या फिर उनको एक तरीके से कहें कि पुकार थी कि भारतीय जनता को उनका कहना था कि इंडिया वॉज राइज अबाउ द नैरो। इंडिया को अपनी जो नैरो थिंकिंग है, जो एक छोटी सोच जो है, जो रिलीजन से बंधी हुई है, रिलीजन ऑफ द किचन का मतलब कि रिलीजन से संबंधित, रिलीजन तक ही सीमित रहना, उससे उठकर उनको सबको साथ में मिलकर देश की सेवा करनी होगी। बाय द सेंडिंग आउट दिस कॉल ही मेड अ सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ नेसेंट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। इस सिंगल स्टेप के द्वारा उनका जो छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन था लोगों को ये समझाना कि रिलीजन से ऊपर उठकर भी उनको देश की सेवा में काम करना है, एक बहुत बड़ा प्रारंभिक रूप से भारतीय राष्ट्रीयता में इसका बहुत बड़ा रोल था। हिज सेंस ऑफ नेशनलिज्म वॉज हाउएवर नॉट नैरो इन इट्स कंसेप्शन. He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nation of the world come together on the equal footing. उसके साथ ही उनका कहना था कि अगर किसी देश को, उनका ये कहना था कि अगर हमें जनता की या मानव की जो प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर उठना है, उसको सुधारना है, उनकी स्थिति को सुधारना है, तो दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। Therefore his exhortation to the youth was to unite on the basis of the common spiritual heritage. इसके साथ ही उनका उपदेश था या उनका कहना था कि यूथ को कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज के ऊपर काम करना चाहिए। मतलब कि जब विश्व में सभी राष्ट्र समान धरातल पर एक साथ आएंगे अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, उनको सबको एक साथ मिलकर काम करना है। इन हिज एक्सोर्टेशन ही बिकम अ ट्रूली द सिंबल ऑफ न्यू स्पिरिट एंड द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर। प्रार्थना समाज established in the 1867 at Bombay, the प्रार्थना समाज sought to remove caste restriction. वो भी कास्ट रेस्ट्रिक्शन को हटाना चाहते थे, अबोलिश द चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना चाहते थे, एनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन की एजुकेशन के लिए काम करते थे, एंड द बैन ऑन द विडो
रीमैरिज, और विडो रीमैरिज पे जो बैन लगा हुआ उसको भी ख़त्म करना चाहते थे। इट्स रिलीजियस मीटिंग ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। वो अपनी रिलीजियस मीटिंग में हिंदू, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन टेक्स्ट के ऊपर डिबेट करते थे। वेदा समाज established in Madras in 1864, the Veda Samaj was inspired by the Brahmo Samaj. It worked to abolish caste distinction and promote widow remarriage and women's education. Its members believed in one God. They condemned the superstitious and rituals of the Orthodox Hinduism. इसके साथ ही वो निंदा करते थे जो अंधविश्वास हैं, जो रीति रिवाज हैं ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़्म के, रूढ़िवादी हिंदुज़्म के जो अंधविश्वास और रीति रिवाज हैं उसकी वो कड़ी निंदा करते थे। अलीगढ़ मूवमेंट द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1875 एट अलीगढ़ लेटर बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो बाद में मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना गया, जो कि सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस टू द मुस्लिम्स। इस यूनिवर्सिटी में मॉडर्न एजुकेशन दी गई थी, नई तरीके की एजुकेशन दी जा रही थी, उसी के साथ मॉडर्न वेस्टर्न साइंस के बारे में भी उनको बताया जा रहा था। द अलीगढ़ मूवमेंट एज इन it was known had an enormous impact in the area of educational reform. The Singh Sahib movement, reform organization of the Sikh. The first Singh Sahib was formed in Amritsar in 1873 at Lahore in 1879. ये रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन सिखों का था और फर्स्ट सिंह साहब वॉज अमृतसर। ये जो सभा थी वो पहले अमृतसर में और उसके बाद लाहौर में स्टैब्लिश की गई थी। द सभा सॉट टू रिड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशियस कास्ट डिस्टिंक्शन एंड द प्रैक्टिस सीन बाय देम एज ए नॉन सिख। वो हर सिख समाज को, ये सभा जो है सिख समाज को सभी अंधविश्वासों से, कास्ट डिस्टिंक्शन से, कास्ट के भेदभावों से और इसके साथ ही ऐसी सभी प्रैक्टिसों से दूर करना चाहती थी जो नॉन सिख थी। दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग द सिख, वो एजुकेशन प्रमोट करती थी, एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देती थी, ऑफन कंबाइनिंग द मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद द सिख टीचिंग। और इसके साथ ही सिख की जो कह सकते हैं सिख टीचिंग्स जो हैं, सिद्धांत जो हैं सिख धर्म के, उनके बारे में बात मेनली करते थे। I hope you understand the chapter. So read it again and do the all type of question answer. Okay. Thank you.